विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। प्रश्न 13वां पेज नंबर 61। प्रश्न नंबर 13वां विधिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? विधिक अधिकारों के आवश्यक तत्वों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। विधिक अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए। विधिक अधिकारों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। विविध अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो विधि द्वारा मान्य कर दिए जाते हैं तथा राज्य की सत्ता द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। विधि शास्त्र का संबंध इन्हीं अधिकारों से है। प्रसिद्ध सामंड ने विधिक अधिकार को ऐसा हित माना है जिसे राज्य की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा जो विधि द्वारा संरक्षित है। हित की व्याख्या करते हुए सामंड ने कहा है कि हित वह है जिसका अध्ययन रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है तथा जिसकी अवहेलना करना अपकार है। प्रोफेसर वेन ने कहा है कि अधिकार से हित नहीं है वरन हित को सुरक्षित करने वाला साधन मात्र है। विधिक अधिकारों को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर ग्रे ने कहा है कि यह वह शक्ति है जिससे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य या कार्यों को करने अथवा न करने के लिए उस सीमा तक बाध्य कर सकता है जहाँ तक कि समाज से उसे यह व्यक्ति या व्यक्तियों पर लागू करते हुए प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि एक आदमी दूसरे को कुछ ऋण देता है तो ऋणदाता का यह हित है कि वह ऋणी व्यक्ति से अपने धन को वापस प्राप्त करे। उसका यह वास्तविक अधिकार नहीं है बल्कि कानून द्वारा उसे दी गई यह क्षमता कि वह दिया गया ऋण वसूल कर सकता है उसका विधिक अधिकार होगा। ई हियरिंग के मतानुसार अधिकार विधि द्वारा सुरक्षित है। कानून का मूल उद्देश्य मानवीय हितों की रक्षा करते हुए मनुष्य के परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष को टालना है। सामंड ने ई हियरिंग द्वारा दी गई इस परिभाषा को अधूरा मानते हुए यह व्यक्त किया है कि विधिक अधिकार के लिए सिर्फ विधिक संरक्षण दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है वरन उसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। सालेंड ने विधिक अधिकारों की परिभाषा देते हुए कहा है कि अधिकार किसी व्यक्ति में निहित वह क्षमता है जिससे वह राज्य की सहमति एवं सहायता से अन्य व्यक्तियों के कृत्यों को नियंत्रित करवा सकता है। हॉलैंड के मतानुसार विधिक अधिकारों को राज्य की शक्तियों से वैधानिकता प्राप्त होती है। जस्टिस होम्स के विचार अनुसार विधिक अधिकारों और कुछ नहीं है पर अपितु कतिपय दशाओं में प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति है जिससे लोक बल के आधार पर संरक्षण प्रतिस्थापना या प्रतिकर करने का अधिकार मिल सके। ऑस्टिन ने अधिकार को निम्नलिखित रूपों से विभाजित किया है। अधिकार एक क्षमता है जो विहित पक्ष या पक्षकारों से भिन्न है जिसमें यह निहित है कि विरुद्ध लागू होती है यह किसी पक्षकार या पक्षकारों पर अधिरोपित कृत्य की समनुरूपी होती है। अतः किसी व्यक्ति या पक्ष के पास अधिकार इसलिए है कि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में करने या न करने से विरक्त रहने के लिए विधिक दृष्टि से बाध्य है। विधिक अधिकारों के आवश्यक तत्व। सामंड के अनुसार विधिक अधिकारों के निम्नलिखित 5 तत्व होते हैं। अधिकार का धारकता। अधिकारों से आमबद्ध व्यक्ति अधिकारों की अंतर्वस्तु
अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार का स्वतः, अधिकार का धारण, पहला अधिकार का धारककर्ता। विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होती है। इस प्रकार के व्यक्ति को अधिकार का स्वामी अथवा हकदार व्यक्ति कहा जाता है। विधि अधिकार का अस्तित्व बिना व्यक्ति के नहीं हो सकता है, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि अधिकार का हकदार व्यक्ति कोई निश्चित या निर्धारित व्यक्ति ही हो। उदाहरण, एक अनजान बच्चा भी अधिकार का हकदार हो सकता है, यद्यपि उसके जीवन जन्म लेने के विषय में कोई निश्चितता नहीं होती है। दूसरा, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति। विधि अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों पर तस्मा संबंधी कर्तव्य करने का भार होता है। अतः जिस व्यक्ति को कर्तव्य करते हुए अधिकार का भार उठाना पड़ता है तो उसे अधिकार से आबद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तीसरा, अधिकार की अंतर्वस्तु। विधिक अधिकार से आबद्ध व्यक्ति को अधिकार के हकदार व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है। इस तरह के कार्य को अधिकार की अंतर्वस्तु कहते हैं। चौथा, अधिकार की विषय वस्तु। अधिकार के हस्तांतरणकर्ता की जो विधिक अधिकार रहता है वह आवश्यक ही किसी वस्तु से संबंधित होता है। हॉलैंड विचार यह है कि सभी विधिक अधिकारों में इस तत्व का होना आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए का नौकर खा है। यहाँ का अधिकार का धारण करता है तथा खा अधिकार से आबद्ध व्यक्ति है। का की सेवा खा के द्वारा किया जाना अधिकार की अंतर्वस्तु है, परंतु उसमें अधिकार की विषय वस्तु कहीं नहीं है। पांचवा, अधिकार का स्वतः। प्रत्येक विधिक अधिकार के साथ अधिकार से धारणकर्ता का स्वतः जुड़ा होता है। स्वतः उन घटनाओं या तथ्यों से उत्पन्न होता है जिनके कारण विधिक अधिकार धारणकर्ता में निहित होता है। हॉलैंड के मतानुसार विधिक अधिकार में सिर्फ निम्नलिखित 4 तत्व होते हैं। पॉइंट नंबर 1, वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित है। पॉइंट नंबर 2, अधिकार किसी कार्य या अकार्य से संबंध होता है। तीसरा, एक या अनेक व्यक्ति जिनके विरुद्ध अधिकार का उपयोग किया जा सके, अर्थात अधिकार द्वारा आबद्ध व्यक्ति। चौथा, अधिकार की विषय वस्तु। विधिक अधिकारों के प्रकार। विधिक अधिकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार। दूसरा, लोकलक्षी एवं व्यक्तिलक्षी। सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार। प्रधान तथा सहायक अधिकार। प्राथमिक तथा अनुशासित अधिकार। छठवां, विधिक तथा सामयिक अधिकार। सातवां, स्व संपातिक तथा सांपातिक अधिकार। लोक अधिकार तथा प्राइवेट अधिकार। संपत्ति तथा वैधानिक अधिकार। निहित तथा सामयिक अधिकार। पहला, पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार उसे कहते हैं जिसमें हस्तक्षेप या उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में सफलतापूर्वक वाद चलाया जा सके, जबकि अपूर्ण अधिकार वह अधिकार होता है जिसे विधि के अंतर्गत मान्यता तो प्राप्त रहती है, परंतु विधि के द्वारा उसे लागू नहीं कराया जा सकता है। आशय यह है कि अपूर्ण अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय में कोई वाद नहीं चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, परिसीमन अधिनियम द्वारा बंधित ऋण अपूर्ण अधिकार का उदाहरण है। इसके अंतर्गत ऋण समाप्त नहीं होता है, बल्कि समय बीत जाने पर उसकी वसूली के लिए वाद भी नहीं चलाया जा सकता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अवधि बीत जाने से अधिकार का नाश नहीं होता है, बल्कि उसके लिए उपचार समाप्त हो जाता है। प्रश्न यह है कि अपवर्तनीय होते हुए भी विधि के द्वारा अपूर्ण अधिकारों को मान्यता क्यों दी गई है।
सामान्य के अनुसार विधि द्वारा अपूर्ण अधिकारों को मान्यता दिए जाने के अग्रलिखित कारण हो सकते हैं। कोई भी अपूर्ण अधिकार उसके लिए दी गई किसी भी प्रतिकूल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, अपूर्ण अधिकार अनुयोज्य न होते हुए भी प्रतिक्षण के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, लोकलक्षी एवं व्यक्तिलक्षी अधिकार। लोकलक्षी अधिकार समस्त विश्व पर आभारात्मक अधिकार है। यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध प्राप्त होती है। उदाहरण, आधिपत्य एवं स्वामित्व का अधिकार। यह उन प्रत्येक लोगों के विरुद्ध प्राप्त होता है जो कि अधिकार प्राप्त करने वाले विधि के अधीन है। व्यक्तिलक्षी अधिकार वह होता है जो कि निश्चित रूप से एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त किया जाता है। इसका प्राणात्मक संबंध किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के कर्तव्य से होता है। उदाहरण के लिए गला काट, कारावास या मानहानि के विरुद्ध हानि पूर्ति करने का अधिकार। तीसरा, सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसके ऊपर कर्तव्य आरोपित है, अधिकार के धारकर्ता के लिए कोई कार्य करने के लिए बाध्य होता है। उदाहरण के लिए, ऋणदाता का यह अधिकार कि ऋण प्राप्त करने वाले से उसे वसूल कर सके। किसी व्यक्ति को जो कुछ पहले से ही प्राप्त है उसी को रोकने का अधिकार नकारात्मक अधिकार होगा। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की जेब में रखे हुए धन के प्रति उसका यह अधिकार कि अन्य व्यक्ति उसे अकारण ही न छीन ले नकारात्मक होगा। प्रधान तथा सहायक अधिकार। प्रधान अधिकार का स्वामित्व अन्य अधिकारों से स्वतंत्र होता है, परंतु सहायक अधिकार प्रधान अधिकार के अनुषंगी होता है। उदाहरण, यदि कोई ऋण प्रबंधक द्वारा प्रतिभूत है तो ऋण प्रधान अधिकार है एवं प्रतिभूति सहायक अधिकार होते हैं। पांचवा, प्राथमिक तथा आनुवंशिक अधिकार। प्राथमिक अधिकारों का अभिप्राय अधिकारों के समूह से समझा जा सकता है जो कि सुविधाओं के रूप में प्राप्त है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राथमिक अधिकारों का अधिक्रमण आनुवंशिक अधिकारों को जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, मेरा यह अधिकार है कि मुझे कोई अनापत्तित नहीं करे। मेरा ले हम जा एक मेरा प्राथमिक अधिकार है, जबकि किसी अपमान या हानि की पूर्ति करने का मेरा अधिकार आनुवंशिक अधिकार है। आनुवंशिक अधिकारों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिवादी से उनके किए गए कार्यों के बदले में अर्थदंड प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का यह अधिकार कि क्षतिकर्ता से उन हानियों की पूर्ति करा सकें। छठवां है विधिक तथा सामयिक अधिकार। विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें हॉलैंड के कॉमन लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त थी, जबकि सामयिक अधिकार वे हैं जो एक मात्र चसरी के न्यायालय में मान्य किए गए थे। सन 1873 का जुडिकेचर एक्ट पास हो जाने के बाद इन दो प्रकार के न्यायालयों का अंत तो समाप्त हो गया, परंतु सामान्य विधि एवं
सामायिक विधि का अलग अलग अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। विधिक एवं सामायिक अधिकार निम्नलिखित बातों में एक दूसरे से भिन्न है। पॉइंट नंबर 1, इन दोनों के विधिक निर्माण एवं उनकी व्यवस्थापना की प्रणाली में अंतर है। उदाहरण, जमीन के वैध रेहान का प्रश्न ले लें। यह रेहान आवश्यक ही एक लिखित द्वारा होना चाहिए, लेकिन सामायिक रेहान के लिए इस लिखित विलेख की आवश्यकता नहीं है। सामायिक रेहान के लिए स्वामित्व के आदान प्रदान का होना ही पर्याप्त है। सामायिक अधिकारों की तुलना में विधिक अधिकार स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित होता है। पॉइंट नंबर 3, सामायिक अधिकारों का अस्तित्व विधिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक निश्चित होती है। जबकि सामायिक एवं विधिक अधिकारों में विवाद होता है तो साम्प्रदायिक अधिकारों की अपेक्षा विधिक अधिकार का अधिक महत्व माना जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने एक ही वस्तु के प्रति जो विरोधी विधिक अधिकारों के लिए दावा किया है, तो उस स्थिति में इन दो विधिक अधिकारों में से उस अधिकार को मान्यता दी जाएगी जो कालक्रम के अनुसार प्राप्त है। 7वां, सहसंपातिक तथा पर संपातिक अधिकार। जब किसी व्यक्ति का उसकी अपनी संपत्ति पर अधिकार होता है, तब वह अधिकार सहसंपातिक अधिकार कहलाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार रखता है, तो वह अधिकार संपत्ति का अधिकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, किसी भूस्वामी का उसकी भूमि पर स्वयं संपातिक अधिकार होता है, परंतु उसकी भूमि से लगी हुई दूसरे की भूमि पर से आने जाने का उसका अधिकार पर संपातिक अधिकार होता है। पर संपातिक अधिकार में अधिकार का धारक संपूर्ण अधिकार नहीं रखता है। संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार तो किसी दूसरे ही व्यक्ति में निहित होता है, पर संपातिक अधिकार को विलंघन भी कहते हैं। सामान्य के अनुसार विलंघन के 4 मुख्य प्रकार हो सकते हैं। विधाभार, पट्टा, न्याय, प्रतिभूति। सुविधा भार, इनमें व्यक्तियों को सिर्फ भूखंड के सीमित उपयोग का अधिकार होता है तथा स्वामित्व एवं कब्जे उसे आंतरिक नहीं किया जा सकता है। सुविधा भार संबंधी अधिकार यह तो जो सामूहिक या व्यक्तिगत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि जन साधारण को किसी मार्ग पर से आने जाने का अधिकार प्राप्त होता है, तो वह सामूहिक सुखाचार अधिकार होता है। परंतु यदि वह किसी व्यक्ति विशेष या कुछ निश्चित व्यक्तियों को ही प्राप्त है, तो वह व्यक्तिगत समुचार अधिकार होगा। दूसरा, पट्टे की संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति में निहित रहता है, परंतु उस संपत्ति का कब्जा एवं उपयोग किसी अन्य व्यक्ति में निहित रहता है। इसलिए स्वामित्व एवं आधिपत्य के न्यायोचित बंटवारे को पट्टा कहते हैं। तीसरा, न्याय ट्रस्ट। यह एक इस प्रकार का विलंघन है जिसमें संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए सामायिक बाध्यता द्वारा सीमित होता है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हित या लाभ के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को सौंपता है, तो वह न्यास का निर्माण होता है तथा तीसरा व्यक्ति उस संपत्ति का न्यासी कहा जाएगा। प्रतिभूति सिक्योरिटी। प्रतिभूति एक ऐसा विलंघन है
जो किसी लेनदार को उसके ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है, जिससे कि ऋण की वसूली की सुरक्षा बनी रहे। प्रतिभूति या तो ऋणाधिकार के रूप में हो सकता है या बंधक के रूप में हो सकती है। लोक अधिकार तथा प्राइवेट अधिकार। लोक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य में निहित होते हैं। राज्य इन अधिकारों को लोक प्रतिनिधि की हैसियत से प्रजा के हित के लिए लागू कराता है। ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों में निहित होता है प्राइवेट अधिकार कहलाते हैं। लोक अधिकार एवं प्राइवेट अधिकारों का उपयोग एक दूसरे के समर्थ में किया जाता है। जब अधिकार राज्य के प्रशासन से किसी तरह से संबंधित हैं तो दूसरे लोक अधिकार कहते हैं। विधानसभा की सदस्यता के लिए वोट देना लोक अधिकार है। एक ऐसा अधिकार जिससे किसी व्यक्ति को ही लाभ होता है तो प्राइवेट अधिकार कहते हैं। जैसे अपनी साइकिल पर मेरा प्राइवेट अधिकार है। संपत्तिक तथा वैश्विक अधिकार। संपत्तिक अधिकार मनुष्य की संपत्ति या संपदा में निहित होता है। इन अधिकारों को वित्तीय महत्व होता है तथा ये व्यक्ति की संपत्ति, उसकी आस्तियों आदि से संबंधित होते हैं। मनुष्य के वैश्विक अधिकारों का संबंध उसके व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा या हैसियत से होता है। वैश्विक अधिकार व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात पूरी तरह समाप्त हो जाती है। प्रश्न 13 अधिकार एवं कर्तव्य अनिवार्यता अन्योषित होता है। इन कथनों की व्याख्या कीजिए। अधिकार एवं कर्तव्य विधि के संपूर्ण तत्व हैं। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से इस प्रकार से सहसंबंधित हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जिस प्रकार बिना पति के कोई संतान नहीं हो सकती है एवं बिना संतान के कोई पिता नहीं हो सकता है, अधिकार सदैव किसी व्यक्ति के विरुद्ध होता है जिसके ऊपर सह संबंधी कर्तव्य अधिरोपित होता है। इसी प्रकार कोई कर्तव्य सदैव किसी के प्रति होता है जिसमें सह संबंधी अधिकार निहित होते हैं। कुछ इस प्रकार के विधि शास्त्रीय हैं जो इस मत से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि तदनुरूपी अधिकार के बिना भी कर्तव्य हो सकते हैं। वे इस तरह के कर्तव्यों को निरपेक्ष कर्तव्य कहते हैं। वे कर्तव्य जो सदा ही किसी अधिकार से सहसंबंधी होते हैं सापेक्ष कर्तव्य कहते हैं। ऑस्टिन, जो कि इस मत का प्रमुख समर्थक है, कहलाता है कि निरपेक्ष कर्तव्य 4 प्रकार के होते हैं। अनिश्चित रूप व्यक्तियों के प्रति होने वाले कर्तव्य, दूसरा व्यक्तियों के संबंध में ना होने वाले कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य, चौथा आत्मपूरक कर्तव्य। ऑस्टिन के विचार की परीक्षा करने पर यह ज्ञात होता है कि यह गलत है। ऑस्टिन के द्वारा उल्लेखित निरपेक्ष कर्तव्य विधि के अर्थ में कर्तव्य नहीं है, और यदि वे कर्तव्य हैं भी तो वह निरपेक्ष नहीं है। यदि वे किसी सविधि में समविशिष्ट नहीं है, तब ईश्वर के प्रति कर्तव्य कोई विधिक कर्तव्य नहीं होता है। यदि वह किसी सविधि में समविशिष्ट होता है, तब वह राज्य के प्रति कर्तव्य होता है, ईश्वर के प्रति नहीं होता है। अनिश्चित रूपेण व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य से ऑस्टिन का अभिप्राय सामान्यतः समुदाय के प्रति कर्तव्य है, परंतु समुदाय के प्रति सामान्य कर्तव्य मनुष्य के प्रत्येक विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों के एक समूह से अधिक और कुछ नहीं है। एक
प्रत्येक व्यक्ति का एक सहसंबंधी अधिकार है। इस प्रकार अधिकार एवं कर्तव्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य का न्यायोचितता का संबंध होता है एवं दूसरी विचारधारा के अनुसार कुछ कर्तव्य तो अधिकार से संबंधित होते हैं परंतु कुछ अधिकार से संबंधित नहीं होते हैं। तीसरा विधिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? विधिक अधिकारों के संबंध में विविधताओं की धारणाओं के आधार पर इन अधिकारों के विषय में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा हित का सिद्धांत, तीसरा मानव इच्छा का सिद्धांत, ड्यूरिंग का अधिकारिता का सिद्धांत, समस्तवाद का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 1, राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का कहना है कि विधिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं यह है कि वह राज्य की विधि व्यवस्था द्वारा मान्य तथा संरक्षित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के अधिकार में हस्तक्षेप या अतिक्रमण करता है तो राज्य द्वारा उसके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। पैटर्न के अनुसार प्रत्येक विधिक अधिकारों की आवश्यक शर्त यह है कि राज्य की विधिक प्रक्रिया द्वारा उसे लागू किए जाने परंतु पैटर्न इस कथन के अपवादों का उल्लेख करते हुए कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, यह आवश्यक नहीं है कि राज्य की विधि सदैव ही व्यक्तियों के अधिकारों को लागू कराए, वरन अनेक मामलों में वह अपकृत व्यक्तियों को केवल हट जाने का उपचार ही दिलाती है। कुछ अधिकार संपूर्ण होते हैं जिनको विधि मान्यता तो दे देती है परंतु उनको लागू नहीं करती।